क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिए गए क्रिप्टो पे कुछ बयानों की। इस वीडियो के अंदर उनके बयानों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो बयान दिए उससे हम ये क्या आइडिया लगाएं कि भारत सरकार क्रिप्टो के बारे में क्या सोच रही है और उनका क्या रुख होने वाला है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्रिप्टो के बारे में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि जब भी वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। जैसा आप जानते हैं कि इस समय बजट का सत्र चल रहा है और इस समय पे जो मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं फाइनेंस के बारे में, और इसमें हाल ही में क्रिप्टो के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए। उनके जवाब जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए उनको समझते हैं और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो के अंदर देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो के बारे में जब माइनिंग के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया और फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। They are largely unregulated in India. Whether it's mining or whether it's the asset, whether it is the transaction. We recognize that this is very completely almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective. And there is now an evolving consensus, and that is why in the G20 we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20, so that there is a coherent, comprehensive, all countries working together kind of a approach in bringing some regulation into this, whether it is mining, whether it is transacting, and therefore all this is being looked at comprehensively because technologies don't brook any broader borders. They can get activated in one area where you control, where you're not controlling, as opposed to the area where you're controlling. So we are working together to get a collective SOP on it. तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि हम G20 के अंदर इस मुद्दे को उठाने वाले हैं क्योंकि किसी एक देश के कानून बनाने से या किसी भी एक देश के रेगुलेट करने से क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चलता है। इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए या इसके ऊपर फ्रेमवर्क बनाने के लिए सभी कंट्रियों का सहयोग जो है वो ज़रूरी होगा। और G20 में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सभी कंट्रीज़ को ये समझाया जाए और उनसे बात की जाए कि क्रिप्टो के बारे में एक म्यूचुअल लेवल के ऊपर ऐसे कानून लाए जाएं ताकि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया और उस प्रश्न का जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। टेंडर माना है और आरबीआई के गवर्नर का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी कहा कि ट्यूलिप मैनिया और इलीगल टेंडर के तौर पर यह क्रिप्टो है। G20 में वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं और जो आपने कहा अपने उत्तर में कि ये मैक्सिमम डार्कनेट पर। सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझिए कि ये प्रश्न जो है वो निशिकांत दुबे जी पूछ रहे हैं, जो खुद रूलिंग पार्टी के ही एक विधायक हैं। बीजेपी जो है वो गोंडा से ये बिलोंग करते हैं, झारखंड में। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो शायद ये प्रश्न हमारे सामने नहीं आया, जहाँ पे दुबे जी ये कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद अभी थोड़ी देर पहले ही ये कहा कि जो क्रिप्टो है वो लार्ज नंबर पे यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर डार्क वेब के ऊपर यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आप एक समझ सकते हैं कि सरकार के माइंड में अभी भी ये है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल जो है वो डार्क वेब के ऊपर ज़्यादा होता है, इलीगल एक्टिविटी या आतंकवाद के अंदर ज़्यादा होता है, और बाकी क्रिप्टो का जो एक कॉमन यूज़ है या एक अच्छा यूज़ है वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान के नहीं चल रही। मेरा स्पेसिफिक 2 प्रश्न है। एक प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने पिछली बार इसके ऊपर टैक्स लगाया, उस टैक्स में भारत सरकार ने कितना कलेक्ट किया, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इलीगल टेंडर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक डाउन किया, क्या भारत सरकार इसके बारे में दोबारा रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पे ये पूछा गया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हार गया था
क्या भारत सरकार दोबारा उस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाएगी, रिव्यू करवाएगी? इसके बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने क्या जवाब दिया और बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में क्या जवाब दिया, वो एक बारी सुनते हैं। ऑनरेबल मेंबर ने 2-3 विषय इसमें जोड़ा है जो अलग अलग नजरिया से हम देखना है और जवाब भी देना है, ऑल्दो द इश्यू इज समवेयर कनेक्टेड। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक विषय है, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया या इस बात का जवाब ही नहीं दिया कि भारत सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को दोबारा से रीओपन करने जा रही है या अपना पक्ष रख रही है। इस चीज़ से क्लियर है कि शायद भारत सरकार ऐसा नहीं करने जा रही। हमने जब टैक्स लगाया, बड़े ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि हमने जो टैक्स लगाया वो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाया, ट्रांसैक्शन के ऊपर लगाया। जो क्रिप्टो एसेट्स क्रिएट करते हैं उसको सेल करते हैं, कोई और इसको खरीदते हैं, उस ट्रांसैक्शन के ऊपर हमने टैक्स किया, वो भी टीडीएस है। इसलिए किया, हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कौन ये एसेट क्रिएट किया, कौन सा प्लेटफॉर्म में इसका ट्रांसैक्शन हो रही है और किसने इसको खरीदना चाहते हैं। इससे ये टीडीएस के द्वारा हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा का रूट कहां से कहां जा रहा है, जिससे टेररिज्म का फंडिंग ना हो और ड्रग का पैसा इससे ना निकला हो। ऐसे तो यहाँ पे आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात को अगर समझे होंगे, उनका कहना ये है कि उन्होंने जो टीडीएस अप्लाई किया वो इसलिए अप्लाई किया ताकि वो ये समझ सकें, ये जान सकें, इस चीज़ को ट्रैक कर पाएँ कि क्रिप्टो एसेट्स को किसने बनाया, उसका किसके साथ लेन देन हुआ, किसके साथ ट्रांजैक्शन हुई। इस ट्रांजैक्शन को पूरा जांचने के लिए उन्होंने इसके ऊपर ये टैक्स लगाया। अब आप सोच के देखिए कि कौन पर्सन जब टोकन को जनरेट करता है या क्रिएट करता है, उसके बारे में टीडीएस से कैसे पता चलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिटकॉइन किसने बनाया, कौन उनकी माइनिंग कर रहा है, किसके पास से बिटकॉइन किसके पास जा रहा है, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस के ऊपर जा रहा है। अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, अगर वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, तो कैसे टीडीएस का पता चलेगा? क्या पहली बात तो टीडीएस वहाँ पे ये अप्लाई कर पाएंगे? इसके लिए इनके पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम है? जिसका जवाब है नहीं, भारत सरकार के पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। अगर ट्रैकिंग सिस्टम है भी तो ये कैसे पता चलेगा कि टोकन किसने क्रिएट किया और टोकन किसने खरीदा, क्योंकि वहाँ पे तो किसी का एड्रेस ही अवेलेबल नहीं होता। अगर वहाँ पे केवाईसी नहीं है तो भारत सरकार टीडीएस से कैसे ये समझ पाएगी? टीडीएस तो एक पर्सन तभी देगा जब उसकी केवाईसी उस वॉलेट के ऊपर होगी। अगर उस वॉलेट के ऊपर किसी पर्सन की केवाईसी ही नहीं है तो कैसे भारत सरकार जो है वो ये कर पाएगी? और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं वो भारत सरकार के इस नियम को, टीडीएस के नियम को नहीं मानेगी। शायद इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रही थी कि सारी कंट्रीज़ को साथ आना ज़रूरी है, ताकि साथ में आएंगे तो ज़्यादा बेटर लेवल के ऊपर कुछ रूल एंड रेगुलेशन बन पाएंगे। आगे सुनते हैं। सो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी ट्रेल को ट्रेस करें। नया टैक्स नहीं लगाया। उन व्यक्ति उनको अगर उनके टैक्स रिटर्न्स में इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। वो विषय एक है। अब देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमने क्रिप्टो के ऊपर टीडीएस लगाया और अब ये कह रहे हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हालांकि वो इसको एक्सप्लेन करती हैं कि टीडीएस तो पहले से ही चीज़ थी, हमने सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई किया। और यहाँ पे एक बहुत खास बात इन्होंने ये भी क्लियर करी कि जब आप टैक्स भरने के लिए जाएंगे, अगर आपकी जो इनकम है वो उस दायरे में नहीं आती तो आप टीडीएस वापस ले सकते हैं। लेकिन टीडीएस वापस लेने के लिए 1% टीडीएस वापस लेने के लिए आपको अपनी 30% की जो इनकम है उसके ऊपर जो 30% टैक्स देना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। अगर आप अपनी रिटर्न के अंदर अपने टीडीएस को लेने के लिए जाते हैं कि क्रिप्टो से हमारा ये टीडीएस कटा था और हमें ये 1% टीडीएस वापस चाहिए, तो आपको अपनी जो इनकम है उस इनकम के ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आपको मुनाफा हुआ है। ये सब जो बाहर चल रही है वो करेंसी नहीं है, ये एसेट क्रिएशन और ट्रांसफर। अब बड़े ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर क्रिप्टो को एक एसेट्स तो मानती ही हैं 100%। करेंसी एक है, एसेट दूसरा। इन बीच में ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी जो फिनटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम
आएगा उसको कहीं हम बैन ना करें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे रूप में हम कर सकते हैं। सिर्फ क्रिप्टो के लिए वो उपयोग में नहीं आता, सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं उपयोग में आता, बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कितना पॉज लिया और पॉज लेने के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि कहीं हम इसे बैन ना करें जो ब्लॉकचेन है। यानी कि माइंड में कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि क्रिप्टो के ऊपर ऐसा रेगुलेशन लाया जाए जो एक तरीके से बैन की ही कैटेगरी में हो, लेकिन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें अगर क्रिप्टो नहीं है, अगर डिजिटल एसेट्स नहीं है, तो वो ब्लॉकचेन एक सिंपली एक डेटा सिर्फ स्टोर करने की एक ब्लॉकचेन आप मान सकते हैं जो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होगी। सो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इन सबको रेगुलेट या बैन करने के रास्ते पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करना नहीं चाहते हैं, मगर उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं। ये एसेट के विषय में मैं बात कर रही हूँ, करेंसी तो रिजर्व बैंक हैंडल कर। तो अगर आप यहाँ पे सारे प्रकरण को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से कई बार ये निकला कि क्रिप्टो को बैन करना या टोकन को या डिजिटल एसेट्स को बैन करना या रेगुलेट करना। अब वो जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन भी इस टाइप के आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट होंगे। रेगुलेशन जो है, जैसे अभी टीडीएस की बात हो रही थी, वो टीडीएस की बात भी यही थी कि मनी ट्रेल को पकड़ा जाए। और अगर ये कानून बनते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस से डेटा मांगा जाए। डेटा मांगने के बाद ये देखा जाए कि कितने भारतीयों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के बाद आप वहाँ पे क्या बाय सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना टीडीएस बन रहा है, उस टीडीएस को आपसे कैसे लिया जाए, प्रॉफिट से 30% का टैक्स कैसे लिया जाए। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का ये सब कुछ कहना है। आपका टीडीएस अगर बनता है, आप प्रॉफिट के अंदर हैं 30% टैक्स दीजिए, लॉसेस के अंदर हैं तो टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से आप अपना टीडीएस वापस ले सकते हैं। ये सारा फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पे कहना है। अगर इस पूरे प्रकरण को समराइज करें तो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे एक चीज़ पे बिल्कुल क्लियर हैं कि वो G20 के अंदर ये मुद्दा उठाने वाली हैं कि खाली हम लोगों के ही रूल एंड रेगुलेशन बनाने से कुछ नहीं होगा, इसमें सभी कंट्रीज़ को साथ आना चाहिए, तब हम ये सारे रेगुलेशन बना सकते हैं और तभी ये रेगुलेशन सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल एसेट्स को बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वो लगाएंगी, इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लेके आएंगी कि शायद क्रिप्टो को डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनको डील करना ही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ब्लॉकचेन को वो यूज़ करना चाहती हैं, लेकिन वो ब्लॉकचेन अगर बिना डिजिटल टोकन के होंगी वो सेंट्रलाइज होंगी, डिसेंट्रलाइज जो है ब्लॉकचेन डेफिनेटली नहीं होंगी। यहाँ पे वो ये कह रही थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हारा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर भारत सरकार दोबारा रिव्यू करने वाली है या नहीं करने वाली, उसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा। ये सारी चीज़ थी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपको क्रिप्टो के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से ज़रूर देते रहें। अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।